अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है जनाब अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब बिहार असम्बली में लीडर है, एमआईएम के बिहार के सदर हैं, फ्लोर लीडर भी हैं और सीमांचल के इस वक्त सबसे कदावर लीडर माने जाते हैं। अख्तरुल ईमान साहब की हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बिहार ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ हुई। इस मौका पर एक खबर आ रही है कि अख्तरुल ईमान साहब ने मुलाकात से हट करके सीमांचल के लिए कुछ अलग से पैकेज का मुतालबा किया है। वहाँ के लोगों के जो पुराने मसाइल हैं, जो इश्यूज़ है, इसकी उन्होंने मांग रखी। पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पर कई सारी डिमांड्स सीमांचल को लेकर की जा रही थी। ट्वीट किए जा रहे थे कि सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट कायम किया जाए। कभी मुतालबा होता है उसको वहाँ कोई अलग से राजधानी बनाया जाए। कई सारी सहूलियात समारोह में सीमांचल, हम आपको बता दें कि सीमांचल हिंदुस्तान का कश्मीर के बाद दूसरा या तीसरा इतना बड़ा ख़ित्ता है जहाँ मजमूई तौर पर एक साथ बहुत ज़्यादा आबादी मुसलमानों की पाई जाती है। सीमांचल की जब हम बात करते हैं तो इसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल जैसे अज़ला शामिल होते हैं और इन सब अज़ला में मुसलमानों की जो आबादी है 50% है। किशनगंज की बात करें तो वहाँ 70 से भी अबव है। अख्तरुल ईमान साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और जातीय जनगणना से हट करके आपने सीमांचल को लेकर के एक विशेष मांग की है प्राइम मिनिस्टर साहब से। क्या वो चीज़ें हैं जिसका आपने मुतालबा किया है? देखिए, वैसे तो आम हालात में, आम दिनों में वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रा मुश्किल सी बात होती है। मैंने मौका गनीमत जाना कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जो सेंसस के इशू पे हम लोग जा रहे हैं, तो एक देरीना जो मुतालबा है और ज़रूरत है सीमांचल की, उसके बारे में वज़ीर आज़म को मुत्तला किया जाए। चुनांचे हम लोगों ने एक चार्ट ऑफ डिमांड जो था मेमोरेंडम की शक्ल में उसको दिया है, जिसमें बिलखुसूस सीमांचल की पसमानदगी के सद्देबाब के लिए आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल जोन बनाने की गुजारिश की है, पैकेज की बात कही है, पूर्णिया में एयरपोर्ट का मुतालबा हम लोगों ने किया है। बड़ी ज़ोरदार तहरीक उठी है और एएमयू सेंटर किशनगंज को ज़मीन तो मिल गई, लेकिन आज वो सेंटर बिल्कुल एक मकतब की शक्ल में गोया एक चिराग है जो बुझा चाहता है, वो सूरत हाल हुई है। फ़ंड रिलीज नहीं हो रहा है, तो एएमयू को, किशनगंज साख को फ़ंड मिले, उसकी हम लोगों ने कोशिश की है। और साथ ही ये भी याद दिलाया कि साहब पूर्णिया में हाई कोर्ट का वो होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, ताकि हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। चूँकि ये रीत रही है, महाराष्ट्र में दो हैं, यूपी में हैं, कई स्टेट्स में हैं, और जब बिहार का तकसीम नहीं हुआ था तो रांची में था, तो रांची तो 300 किलोमीटर की दूरी पर था, हम तो लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और फिर वो इलाका गरीब है, नाखानदा है, पसमानदा है, सैलाब की आफत और तबाही वहाँ पर है, माइग्रेंट लेबर्स की सबसे बड़ी तादाद वहाँ है, सरकारी मुलाजमतों से वो इलाका महरूम है। तो इसलिए उस इलाके पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और अपने मुतालबात के तनाजुर में हमने कहा है कि जो मुतालबात हमारे हैं, इसकी रोशनी में आकर कम अज़ कम आपको एक मरतबा सीमांचल को देखना चाहिए। ये हम लोगों ने में दिया। मुतालबात हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब ने सीमांचल को लेकर के खुसूसी मुतालबा किया। जब आपने ये मेमोरेंडम दिया प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी साहब को, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या रद्द-ए-अमल था? हम ही में चूँकि हम लोग निकलते निकलते दिए। अब तो चूँकि 40 मिनट की तवील गुफ्तगू जो सेंसस के ताल्लुक़ से थी, उसमें भी उन्होंने अपने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, खामोशी से सारी बातें सुनी हैं। तो मौका गनीमत जानकर हम लोगों ने कहा कि पहले इस इशू पर बात कर लेते हैं। उस पर हमने याद दिलाने के लिए तहरीर उनके को दे दिया है। तो आगे क्या जो आपने मुतालबात रखे हैं, मेमोरेंडम दिया है, तो उसको अमली जामा पहलाने के लिए अगली प्लानिंग क्या सोची है आप लोगों ने? देखिए, तरीक़ेकार जो है फितरी तौर पर यही है कि जो मुतालबात हैं, मुतालबात हुकूमत के सामने में रखे जाएँ, जो जायज़ और दुरुस्त तरीक़े हैं। तो बहैसियत एक एमएलए के मेरी ज़िम्मेदारी है कि अवामी मसाइल को ऐवान में उठाऊँ, और बहैसियत एमएलए की जो मेरा प्रिविलेज है, जहाँ तक हुकूमत बिहार और हुकूमत हिंद के सामने मैं अपने मसाइल को लाऊं मौके से, तो ये काम हमने किया है। और अगर हुकूमतें इस पर कान नहीं धरती हैं, हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं, तो ये मेरे ऊपर वाजिबा है और फरीज़ा है कि जब कहा यह जाता है कि ऐवान जब गाफिल हो जाए तो सड़कों पे उतरा जाए, तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। यकीनन यकीनन सैलाब की तबाही मेरे सर, सबसे नाखानदा हमें कब तक ये 75 सालों में यकीन दिलाया गया तुम्हारे वोटों की कीमत बराबर? सिर्फ हमारे वोटों की कीमत बराबर हो जाने से, सर पर ताज रख देने से किसी भूखे इंसान की भूख नहीं मिट जाती है। किसी नंगे इंसान के सर पर ताज रख देने से उसका सत्र नहीं छुप जाता है। हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, वो बुनियादी ज़रूरत हमारी तकमील को पहुँचनी चाहिए। और आज़ादी के इन 75 सालों के बाद भी आज वहाँ पर 40-40 किलोमीटर की दूरियों में पुल नहीं बन पाए। हज़ारों लोग नदी के कटाव से वहाँ पर बेघर हो गए हैं। बच्चों को, बीमारों को आज तक सही तौर पर शफाखाना, दवाखाना नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल नहीं मिल पाए।
न जाने कितने बच्चे माँ के पेट में सही इलाज के बगैर मर रहे हैं, न जाने कितने बीमार ऐसे हैं जो बर वक्त अगर हॉस्पिटल मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वो बिलक बिलक कर मर जाते हैं। और न जाने कितनी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ के बीमारों को निकाल कर हॉस्पिटल लाया जाता, आज एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच पाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह एक तरफ ज़मीन का कभी टैक्स दो, पाँव के जूते से लेकर सर के कंघा तक का टैक्स दो, अपने दुल्हन के जोड़े से लेकर कफन के कपड़े तक का टैक्स दो, और जब नदियों में पार उतरो तो कश्तियों पर चढ़ने का टैक्स दो। पुल बनाना सरकार का काम, किसी निजी मुखिया जी का काम तो है नहीं। बेसन का एक प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हुआ था, क्या हुआ उसका? अरे भाई, वो सवाल ये पैदा होता गांजे के सर में कंघी है या अंधों को चश्मा पेश करना है। सवाल ये पैदा होता है वो इस तरह का मामला वो कभी ताक़यामत वो अमल पर नहीं आना है, क्योंकि जिन पागलों ने उसका प्रोजेक्ट बनाया है उन्होंने ये ख्वाब दिखाया महानंदा बेसिन का। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उस बेचारे ने जब इस तकलीफ़ को देखी तो उसने बड़ी, मैं उस वक्त MLA था और वो यहाँ मरकज़ में वज़ीर थे, तो हम लोगों ने भी वहाँ से बिहार गवर्नमेंट से उसके प्रपोजल को भिजवाने और यहाँ पर हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस वक्त। तो हम लोगों ने तो ये ख्वाब देखा था कि हमारी कटी हुई बस्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके इसमें गाइड वाल बनेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें यह कहा गया है कि नदी के जो पानी का सतह सैलाब के ज़माने में और उससे उतनी ही चौड़ाई पर दाएं और बाएं बांध बांधा जाएगा। यानी ये समझ लीजिए कि 100 मीटर की अगर चौड़ी नदी हो तो 100 मीटर छोड़कर तब उसको बांधा जाएगा। तो वहाँ तो नदियों की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, ½ किलोमीटर है, तो इसके माने जहाँ ½ किलोमीटर है तो वहाँ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बांधा जाएगा। जहाँ 1 किलोमीटर की चौड़ाई है महानंदा में, वहाँ 3 किलोमीटर की दूरी पर बांधा जाएगा। और बस्तियाँ ऐसी हैं कि नदियों के किनारे बसी हुई हैं, तो कहीं से कोई अक्ल सलीम इसको गवारा कर सकता है क्या कि बस्तियाँ बांध के नज़दीक अंदर में आ जाएँ? ये बस्ती के लोग कभी होने भी देंगे क्या? या इन बस्तियों को दूसरी जगह बसाने का भी इसमें कोई प्लान नहीं है? तो ये तो पागल और दीवाने का प्लान है। और आप देखिए 2000 मैं समझता हूँ कि 7-8 में ये मामला आया और इन 12-14 सालों में कुछ भी नहीं हो सका। सिर्फ थोड़ा सा वो इलाका कटिहार के इलाके में वो जो पुराना बांध था उसी को इन लोगों ने असर नौ उसको ताज़ा करने की कोशिश की है, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ा सके। तो ये काम कभी नहीं होगा। एक जिम्मेदार हुकूमत के लिए 12 साल की मुद्दत हो गई, 13 साल की मुद्दत हो गई और सिर्फ आप सुनाया जा रहा है, बच्चे को लट्टू देकर बहलाया जा रहा है कि महानंदा बेसिन महानंदा बेसिन। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, महानंदा बेसिन हो गंगा बेसिन हो। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार अगर वो करती है कल कारखाना जल जाए तो इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। सरकारी चाकर अगर कुत्ते को दौड़ाते हुए भी मर जाए वो तो उनको पेंशन के पैसे मिलते हैं ख़ानदान को, और उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और इस मुल्क के हम शहरी हैं, मेरा घर कट जाए उसका इंश्योरेंस करो। मेरी ज़मीन कट रही है हर साल, हज़ारों एकड़ फसल वाली ज़मीन, जो क्षति सिर्फ एक किसान की नहीं है बल्कि नेशनल लॉस है। वो हमारी ज़मीन का इंश्योरेंस करो और उसका पैसा हमको दो। ये कब तक ये चलेगा? गुलाम हिंदुस्तान है क्या? आज़ाद हिंदुस्तान में इंसाफ और हक का ख्याल रखा जाएगा। गुलाम हिंदुस्तान के खिलाफ तो लोग इसीलिए लड़े थे ना कि वहाँ लोगों के हुकूक का ख्याल नहीं लिखा जाता था और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। तो आज आज़ाद हिंदुस्तान में भी हक और इंसाफ के लिए तरसे आदमी, तो कैसी आज़ादी? तो इसलिए हम लोग इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं कि उस इलाके में शायद सड़क पर उठे। हम लोगों ने अखलाकियात पर, राजनीतिक नैतिकता जो होती है, जो सियासी अखलाकियात होता है, उस पर यह है कि कुछ दिनों के बाद 6 साल के बाद मुझको ऐवान मानने का मौका मिला तो हमने तमाम तर मसाइल को एक एक कर फ्लोर में भी रखा और दरख्वास्त देकर मुतल्लिका महकमे को भी, मुतल्लिका वज़ीर को भी और तमाम तर चीज़ों से वज़ीर आला मोहतरम को भी वाकिफ़ कराया है। अगर वक्त रहते हुए इस पर पेशरफ नहीं हो सकी है तो जाहिर है ये मेरा कोई दीवानापन नहीं होगा, बल्कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के नौजवानों का, बूढ़ों का, जिनकी दुआएं मिली हैं, उन सब का इरादा है कि नदियों पर कटकर डूब कर मर जाने से बेहतर है लड़कर सड़कों में दब कर मर जाना। तो सीमांचल सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहता है। जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं आज भी सीमांचल सैलाब में डूबा हुआ है और कह रहे हैं कि इस मसले का हल ज़रूरी है। आखिरी सवाल अख्तरुल इमान साहब, बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। MU का सेंटर किशनगंज में बना था लेकिन अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। कहाँ कमी है, किसकी तरफ से कमी है, क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के बाद अक़लियतों के लिए मंसूबे कम बने और जो मंसूबे बने भी उनको बेईमान अफसरों ने सही तौर पर नाफिज होने नहीं दिया, या फिर हुकूमत की नीयत भी सही नहीं थी। मामला ये है कि AMU सर सैयद अली रहमान से ज़्यादा पाकीजा ख्वाब किसका होगा देश के लिए कि हिंदू और मुसलमान ये खूबसूरत दुल्हन की 2 रसीली आँखें हैं और दोनों आँखों में जब तक हुस्न बाकी रहेगा और ये दुल्हन का हुस्न बाकी रहेगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का मतलब मुसलमानों की तालीम नहीं है, वो जनरल एजुकेशन का इदारा है।
और जब वो इदारा वहाँ पर खुला है तो सीमांचल में जब करते हैं हम तो वज़ीर आला मोहतरम से भी कहते हैं कि आपका नारा है इंसाफ के साथ तरक्की। तो इंसाफ के साथ तरक्की है तो रियासत के दूसरे हिस्सों में अगर यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं और तमाम तर आदाद व शुमार की रोशनी में सीमांचल तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी एतबार से अगर पसमानदा है तो उस अंधेरे में तो कई कई चिराग जलाए जाने चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्बत कोशिश रियासती हुकूमत की तरफ से भी नहीं हो रही है, मरकज़ी हुकूमत की खामोशी है और न जाने अलीगढ़ में बैठे हुए लोग भी हमारे लिए क्या कोशिश कर रहे हैं उससे बेखबर हैं हम लोग। तो हम लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम लोग सारी बातों को पेश कर रहे हैं असर नौ, जिस तरह ज़मीन की हसूलियाबी के लिए हम लोगों ने तहरीक चलाई थी उस तरह तहरीक चलाएँगे। और जो सत्ता की दलाली करते हैं ये मझल के सजल के नेता सब है ना, तो जो लोग जिस ज़माने में हम लोग ज़मीन की फरहमी की बात कर रहे थे, ज़मीन सरकार ने अलॉट नहीं किया था, कहा कि हाँ वो हो गया, कभी कभी आएंगे। और हम साहब सीमांचल के बड़े लीडर थे, उस वक्त वहाँ असरारुल हक कासिम आए, उन्होंने भी बड़ी जिद्दोजहद की कोशिशें की। अब ये दोनों बुजुर्ग नहीं रहे, अब आपकी तरफ लोगों की निगाहें, आप क्या कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर इसके लिए? देखिए, हम इन अपने बुज़ुर्गों के नक्श पा पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह तबारक तआला ने हमें मौका इनायत किया है। हम लोग 5-5 MLA चुनकर आए हैं तो जाहिर है कि हम पर फरीज़ा भी है कि हम इस लड़ाई को लड़ें। तो यही वजह है, उसी की एक कड़ी थी कि वज़ीर आज़म को भी याद दिलाया, हम सारे महकमे कराएँ, उस पर हम लोग पॉलिसी बनाए रहे हैं। इंशाअल्लाह उस पर देखिएगा अनकरीब कोई पेशरफ्त और हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सुन रहे थे अख्तरुल ईमान को। अख्तरुल ईमान साहब का साफ कहना है कि सीमांचल के हुकूक और हक़ की लड़ाई हम जारी रखेंगे और बिहार से लेकर के दिल्ली तक कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम बिहार भवन में ही बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है जिसमें सीमांचल के इश्यूज़ पर इन्होंने फोकस किया है। अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल में क्या कुछ कर रहे हैं, सीमांचल की इश्यूज़ क्या है, किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसका हल भी बताइए, अपनी राय लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। मिल्लत टाइम्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट्स पर भी हमसे जुड़िए और ताज़ा तरीन लेटेस्ट खबरों के लिए मिल्लत टाइम्स का ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, जहां एक क्लिक पर आप 4 ज़ुबानों में हमारी खबरें एक साथ पढ़ सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।